बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। ये हफ़्ता हंगामा खेज़ है और उसमें आज एक बड़ा इजाफ़ा जो है वो ये हुआ है कि अब से थोड़ी देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 मुकदमात जो कि 9 मई के हवाले से थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनमें ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं। यानी अबूरी ज़मानतें थीं जो कि उनकी अब मुस्तरद हो चुकी हैं। कहा यही जा रहा था कि इद्दत वाले केस के फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब की रिहाई का इम्कान होगा, मगर अब चूँकि ज़मानतें मनसूख हुई हैं तो उसमें अब लगता नहीं है कि उनकी रिहाई होगी। लेकिन होगा क्या, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि फ़ैसला महफूज हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों के हवाले से, और ये नशिस्तें जो हैं ये महफूज की गई हैं। इस पर फ़ैसला महफूज किया गया, मुशावरत के बाद सुनाया जाएगा। इस पर दलाइल ये दिए गए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक जमात के तौर पर, एक पार्लिमानी जमात के तौर पर जब इंतखाबात में अपेयर ही नहीं हुई तो उसको कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स थे और चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स भी थे। उन्होंने ये कहा कि इस एतबार से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो कि फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे, कोई नशिस्त नहीं बनती, नशिस्तें ज़ीरो हैं जो दलाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील दे रहे हैं। क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर और किस तरह से ये फैसला महफूज हुआ और ये किसके खिलाफ जा सकता है, वो तो फैसला आने पे पता चलेगा। लेकिन क्या हुआ है उसकी एक झलक आप जरा देख लीजिए। इज इट इक्वल कि 18 जनरल सीट जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं? आपको तो 0 मिले ना, तो आपको फिर 0 मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिसप्रोपोर्शनैलिटी देखें, ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना। आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। आप पीटीआई का केस आर्ग्यू कर रहे हैं। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो 0 मिला है अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, आपको 0 मिलना चाहिए। नहीं, मेरी लॉजिक आई हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन बट आई लीव इट, व्हाटएवर आई हैव आर्ग्यूड आई लीव इट टू योर लॉर्डशिप। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जब जनरल नशिस्तें ही नहीं जीती तो उनको कैसे नशिस्तें मिलेंगी, ये एक अहम सवाल था और इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी आपने सुन लिए। क्या इम्कानात हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिल सकेंगी, और अगर नहीं मिलेंगी तो पाकिस्तान की सियासत का नक्शा क्या होगा, ये बहुत अहम मामला होगा जिस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने ISI को फ़ोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की जो है वो मंजूरी दे दी है और ये कहा है कि मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई है। याद रहे कि ये केस जो है वो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर है, जहाँ पे ये जो मामला है फ़ोन ट्रेस करने का या सुनने का, उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे हैं। उसके रेफरेंस में इस कहा जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो वफाकी हुकूमत ने किया। इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब ये कहते थे कि सुना जा सकता है। उनके इंटरव्यू की ये एक बाइट जो थी काफ़ी वायरल भी हुई और उन्होंने कहा भी कि अगर एजेंसियां चाहें तो सिक्योरिटी के पेश नज़र सुन सकती हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है इसने बाकायदा इजाज़त दे दी है कि अब आप जो है वो किसी की भी टेलीफोन कॉल जो है वो सुन सकते हैं जो कि लगेगा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र है। इस पर उमर अयूब साहब ने कहा है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा और ये गले पड़ेगा मौजूदा हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के ये जो केस है, ये जो SRO है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देखें बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ का मामला, तो 200 यूनिट्स तक के जो लोग हैं उनकी यानी अवाम हैं उनके यूनिट्स को बिजली के इस्तेमाल के हवाले से 3 माह की रियायत देने का ऐलान किया गया है। क्या IMF ये होने देगा, ये भी बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अमेरिका ने 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी मज़म्मत की है। आज जो उनके तर्जुमान मैथ्यू मिलर की जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा है और आपको बताया कि एक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आज 3 ज़मानतें उनकी मनसूख हुई हैं। सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। क्या नक्शा बनेगा पाकिस्तान की सियासत। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर हैं, हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, और अब्बास पप्पी साहब हमें सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आपके पास मुसद्दिक साहब आना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त आप एक मीटिंग में भी हैं और हमें अंदाज़ा है आपकी मसरूफियत का, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि हुकूमत को जवाब देने हैं। मसलन ये कि ये जो फ़ोन कॉल ट्रेस करने का मामला है या टैप करने का मामला है,
इसके हवाले से आप जिस पोजीशन पे हैं, उमर अयूब साहब का ये कहना है कि ये आपके ही गले पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को इस तरह की जो एक प्राइवेसी उनकी जो खलल आया है या उसके अंदर जो आप ट्रेसिंग की इजाज़त दी है, ये किसी और हुकूमत ने कभी नहीं दी जो कि मौजूदा हुकूमत ने दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मीटिंग से निकल कर आया था मगर दोबारा मुझे मीटिंग में कॉल कर लिया गया है, तो मैं बस आपके सवाल का जवाब देने के बाद मुझे जाना होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी और नाजरीन से भी। मगर दूसरी जो अहम बात है वो ये है, देखिए कि ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ये फ़ोन की कॉन्वर्सेशंस जो हैं हर वक्त लीक होती रहती है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, रुक तो नहीं रहा है। कब से आप फ़ोन टेप सुन रहे हैं? कई फ़ोन टेप्स आई हैं जो 1990 की दिहाई से या 2000, 2003, 4 के दौर में से रिकॉर्ड हुई हैं। इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो रही है, मगर रिकॉर्डिंग हो रही बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद, यानी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, किसी रेगुलेटरी एजेंसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अदालत अगर कोई दहशतगर्दी के मामलात में मतलूब हो या उनमें वो शामिल हो, तो फिर लीगली भी आप इसको, जो उनकी कॉन्वर्सेशन दहशतगर्दी के हवाले से हैं, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोगों की ज़ाती कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हो रही हैं, उसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही नहीं, यानी क्यों हो रही हैं, क्यों किसी की कॉन्वर्सेशन प्राइवेट रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। तो कोशिश ये की गई है कि इसको एक तो कानून बनाया जाए ताकि जो चीज़ कानून के दायरे में नहीं आ रही वो गैर कानूनी हो, वो इल्लीगल हो, यानी जो कर रहा है उसको। मगर इसका फैसला कौन करेगा मुसद्दिक साहब के कौमी सलामती के मफाद में कौन बात कर रहा है और कौन नहीं करेगा? ये इसका फैसला कि कौन करेगा? और क्या आप लोग खुद माजी में जब इमरान खान साहब ने ऐसी बात की थी, आप लोग मुखालफत करते थे कि किस तरह से इजाज़त दी जा सकती है? वो तो वर्बली कह रहे थे, आपने तो रिटर्न में इजाज़त दे दी है इसकी। मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं कि देखिए, अभी आपने मेरे ख्याल में 3-4 कॉन्वर्सेशंस का तो आपने जिक्र किया। कभी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से निकल गई, कभी किसी की कोई ज़ाती कॉन्वर्सेशन निकल गई। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको होने दिया जाए, कोई बात नहीं, ये चल रही है, ये चलती रहे। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसको तय कर लिया जाए कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उससे पहले आपको इजाज़त लेनी होगी। एक तरीकाकार तय कर लिया जाए, और जब आप उसके पास जाएं तो आपको उनके सामने वो तमाम सबूत रखने होंगे कि भाई इस बंदे की हम ऑफिशियली इजाज़त लेने के बाद रेगुलेटरी एजेंसी को रिपोर्ट करने के बाद टैपिंग करेंगे, क्योंकि हमारे ख्याल में ये एक दहशतगर्दी किसी मामले में मतलूब है या इन्वॉल्व है। अब अगर ऐसा हो तो फिर बर्डन जो है वो रेगुलेटरी एजेंसी पे आ जाएगा कि वो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद इजाज़त सिर्फ उस वक्त दें जब कोई दहशतगर्दी में या मुल्क के खिलाफ कार्रवाई में कोई वाकई शामिल हो। तो ये बर्डन जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के ऊपर पड़ गया है और उसको एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है। खैर इसके एक खास कॉन्टेक्स्ट भी है मुसद्दिक साहब। अब ज़ाहिर है जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुन रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा का मुकदमा है, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। उसके दौरान इस एसआरओ का आना, बहरहाल बहुत सारे ये पाकिस्तान के अंदर पहले तो जुर्म समझा जाता था, आपने तो उसको जायज़ गुनाह जो है वो कर दिया, बना दिया। लेकिन ये भी बता दीजिए कि अब जो ये जो 200 यूनिट्स वाला मामला है, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, यही बात है कि अब हुकूमत के पास जो जितना भी वक्त है, ये मुझे बताएं। मैं नहीं कह रही कि हुकूमत के पास वक्त कम है, लेकिन आपको जवाब तो देना है कि 200 यूनिट्स आपने कह दिए, मगर IMF को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे सर? आप तो खुद तवानाई के और इन तमाम मामलात के माहिर हैं, कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे कि हम 200 यूनिट्स फ्री करते हैं? ना सिर्फ 200 यूनिट प्रोटेक्टेड बल्कि 200 यूनिट अनप्रोटेक्टेड भी, यानी कोई भी शख्स इससे मावरा कि वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है या दीगर कैटेगरीज में आता है, अगर वो गरीब शख्स है और सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, जो तकरीबन 94% इस मुल्क के जितने भी डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उनके 94%, 94% पाकिस्तान के वो लोग जो बिजली से कनेक्टेड हैं वो इसमें शामिल हैं। इसका मतलब है 94% पीपल ऑफ द पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाएगा। ये आज फैसला भी हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई। अब IMF को कैसे समझाया जाएगा? IMF को मेरे ख्याल में समझाया गया है
और वो इस तरह कि हमारा जो डेवलपमेंटल फंड है, जिससे हम लोगों की ही खिदमत करना चाह रहे थे, जब हमें ये पता चला कि इतना बोझ बिजली का लोगों पे पड़ रहा है, तो राइटफुली उनको रिलीफ की गर्मियों में ज़रूरत है जब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए अपने डेवलपमेंट फंड से, IMF की गर्ज तो ये होती है कि आपके खर्चे और आपकी आमदन बराबर हो। अब अगर आप अपने खर्चों में से पैसे एक मद में निकाल के दूसरी मद में डालते हैं तो फिर IMF को एतराज वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 50 अरब रुपए हम देते हैं, जो आज मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मगर ये बताएं कि क्या 3 महीने के बाद पहले की तरह फिर वसूल भी किए जाएंगे? पहले भी ऐसे हुआ था कि कुछ यूनिट्स जो थे वो प्रोटेक्टेड थे, फिर उसके बाद 3-4 महीनों के बाद दिसंबर में वो आ गई थी एडजस्टमेंट्स के उसके अंदर। क्या फिर ये होगा ये काम? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए रकम मुख्तस करके एलोकेट कर दी गई है, तो ऐसा नहीं होगा। ये 3 महीने के अंदर जो लोगों को रिलीफ मिलेगा गर्मियों के अंदर, वो रिलीफ खत्म होगा और वो लोगों के पास रहेगा, और उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया है और उसको एक खाने से निकाल के दूसरे खाने में डाल दिया गया है, और तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इत्तला दे दी गई है। उसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई है, तो ये एक रिलीफ है जो लोगों तक पहुंचेगा। मुनासिब बात है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि आवाम को रिलीफ ही देना है। आप कहते हैं आपकी सियासत आपने वो कर दी, ख़त्म कर दी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमने बंद कर दिया अपना वोट बैंक, लेकिन असल मसला तो बहरहाल आवाम के साथ है रिलेटेड में। और अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर भी? फिर मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इशू के ऊपर भी आती हूँ, और ये जो कॉल ट्रेसिंग है इसके ऊपर आप अब अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं इस मामले को। कितनी उम्मीद है कि वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो ये मामला सुन रहे थे, जिसके बीच में ये SRO आया है। बीबी, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। इस पूरे नोटिफिकेशन का इशू डायरेक्टली बाबर सत्तार साहब से ही है। उनका एक जजमेंट मौजूद है जिसमें उनकी वीडियो, उनकी जो ऑडियो कॉल्स ट्रेस की जा रही थी, उनकी फैमिली की जो ऑडियो कॉल्स थी उनको रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो उसके वाले से जजमेंट दी थी कि जो एजेंसी इस तरीके से मावराए अदालत या मावराए आइन इस तरीके से कॉल्स ट्रेस करेगी, उनको यहाँ पे आके जवाबदेह होना पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कहा, मैं थोड़ा सा उसमें उसकी करेक्शन कर दूं। 2013 का फेयर ट्रायल एक्ट जो है ना, उसमें बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी की कॉल्स ट्रेस करनी है तो उसका एक तरीकाकार है। जो मिनिस्टर इंचार्ज इंटीरियर होगा वो एक 20 ग्रेड का ऑफिसर मुकर्रर करेगा। वो 20 ग्रेड का ऑफिसर एक पूरी रिपोर्ट बनाएगा कि मैंने ऑन अब्बास भप्पी की जो कॉल्स ट्रेस कर रही है उसकी वजह यह है कि वो दहशतगर्द है, वो फलाना फलाना फलाना। उसके बाद वो मुतलका जो हाई कोर्ट का जज है वहां से अप्रूवल सीख करेगा कि जी मैंने इस शख्स की ऑडियो कॉल्स ट्रेस करनी है, इसकी कॉल्स को, मैसेज को इंटरप्ट करना है, और उस अप्रूवल के बाद वो जनाब मेरी कॉल्स ट्रेस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में आप और मैं जानते हैं हम सबकी कॉल्स ट्रेस हो रही हैं। ये फेयर ट्रायल को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। जस्टिस अताब बंदियाल की सास साहिबा अपनी किसी सहेली से दी थी, प्रॉब्ली गोभी या कद्दू पकाने के हवाले से, तो उस जो वहां इंटेलिजेंस ऑफिसर जो सुन रहा होगा उसने समझा होगा क्योंकि दहशतगर्द, यहाँ पे दहशतगर्दी की बातें हो रही, उनकी कॉल ट्रेस की, ना सिर्फ ट्रेस की बल्कि उसको पब्लिक कर दिया। सो अब आज इस गवर्नमेंट ने जो किया है, और मैं समझते हुए अपने पांव के ऊपर हथौड़ा मारा कि इन्होंने एक चीज लेजिटिमाइज कर दी है, यानी कि 18 ग्रेड का एक ऑफिसर, अब हमें क्या पता वो 18 ग्रेड का है या सूबेदार साहब है ये जो बैठ के सुन रहे हैं, उन्होंने उनको कह दिया कि जी आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। मारा मैं जानना चाह रही हूँ कि हथौड़ा कैसे मारा, क्योंकि क्या आप इसको चैलेंज करेंगे, इसको भी कोर्ट में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? नहीं, तो ये तो मैं कह रहा हूं, इससे पहले हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि गवर्नमेंट ये कर रही है, हर बंदा डिनायल में चले आता। अब तो कम से कम इस कॉल्स की बुनियाद के ऊपर हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एंड लेट्स सी कि चीफ जस्टिस साहब इस पे क्या कहते हैं। क्या आज जो हमारी, एंड वेरी फ्रैंकली, आज कॉल्स किसकी ट्रेस हो रही है? यकीनन मुसद्दिक मलिक साहब की तो नहीं हो रही, आज कॉल्स तो हमारी ट्रेस हो रही है। बट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो इन्होंने आज काम शुरू किया है इनकी कॉल्स ट्रेस होंगी, बट दिस हैज टू स्टॉप। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये जमहूरियत है। आप लोगों की पर्सनल, देखिए बीवी बात सुने, वो जो चादर चार दीवारी है वो मेरी दीवार नहीं है, वो मेरी फैमिली नहीं, वो मेरा मोबाइल फोन है, ये भी मेरी चादर चार दीवारी है। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी वालदा से बात कर रहा हूँ, मैं बहन से बात कर रहा हूँ। जी सही बात है, ये तो आप मेरी चादर चार दीवारी उसको भी पामाल कर। बिल्कुल हाफिज अब्दुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बिल्कुल सही बात है आपने। हाफिज अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया, वो भी आए हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि माजी में जो चीजें गलत हो रही थी उसकी कॉन्टिन्यूटी अब लीगलाइज तरीके से की जा रही है, क्या कहेंगे, क्यों ज़रूरत पेश आती है इस तरह के SROs देने की हुकूमत को कि आप कॉल टैपिंग की या कॉल ट्रेसिंग की जो है वो इजाज़त दे दें? मुजम्मिल साहब, कुछ तो रियासत की ज़रूरियात भी हैं। आप
कुछ तो रियासत की ज़रूरियात भी हैं, हम उनसे इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है या TTP और एक किस्म की लड़ाई चल रही है। उन दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़ने के लिए भी एजेंसीज़ को मदद की ज़रूरत तो है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि अब वो उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत गैर ज़रूरी और गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के हक़ में हूँ जो ऑन अब्बास साहब कह रहे हैं कि आपका मोबाइल जो है वो आपकी ज़ाती मिल्क जो है, चार दीवारी और चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी बातचीत, इसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें ना, बात यह है कि अभी वो कह रहे थे व्हाट कम्स अराउंड व्हाट गोज़ अराउंड, तो जब कल इनके दौर में मरियम नवाज़ की ऑडियोज़ लीक हो रही थी तो ये कितनी तालियां और जोश और खरोश मना रहे थे और हम इनसे सुनते थे, ये कहते थे ये बात ना करें कि ऑडियो लीक हुई है, ये देखें अंदर बात क्या हो रही है, वो देखें बात क्या हो रही है। तो यकीनन हम कल भी इसको गलत कहते थे, हम आज भी उसको गलत कहते हैं, लेकिन हम इनको मासूम कहने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इनके दौरे इक़्तिदार में इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ और इनके वज़ीर-ए-आज़म उसको जस्टिफाई भी करते थे। वो कहते थे ये बड़ा ज़रूरी काम है और इसकी मेरी भी सुने एजेंसियाँ, उनकी दलील ये थी कि जो चोर नहीं है उसको तो खौफ ही नहीं होना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। ये खौफ तो सिर्फ चोरों को होता है कि उनकी गुफ्तगू ना सुनी जाए। तो अगर यही मंतक आज इन पे रखी जाए कि अगर ये चोर नहीं है तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है इनकी गुफ्तगू सुनी जा रही है या बिल्कुल सही है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन अब कौमी सलामती का क्राइटेरिया तो यही पेश नज़र देखे ना, कौमी सलामती के पेश नज़र वो कहते हैं कि जी ये देखा जाए कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब दहशतगर्दों की तो वो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं जो केस सुना जा रहा है वो तो बुशरा बीबी साहिबा का केस है, तो वो तो एक पर्सनल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। बिल्कुल आज बुशरा बीबी का सुना जा रहा है, साथ मरियम नवाज की ऑडियोज भी सुन लें और जिन जिन की डार साहब की ऑडियोज आई हैं और जिन जिन की ऑडियोज आई हैं बाबर सत्तार साहब सारों की मंगा लें ना, इनके दौरे हुकूमत की ऑडियोज भी मंगा लें जो लीक हुई हैं, उन पर इनको सजा दे दें, इन पर इनको सजा दे दें। पर अगर आप एक दौर को पैमाने में रखेंगे और एक दौर को माफी में रखेंगे और कहेंगे कि उनको आम माफी थी, ये जैसे हम तौहीन अदालत के मामले में कहते हैं कि कानून का यकसा निफाज कर लें, एक साइड को माफी और एक साइड को सजा नहीं हो सकती। इसी तरह फोन टैपिंग में भी एक साइड को माफी और एक साइड को सजा नहीं। अब्बास साहब इस पे आप क्या कहेंगे? फिर मैं हाफिज साहब को भी इसमें शामिल करूं गुफ्तगू में। ये अच्छा बुरा सबका सिलेक्टिव सच जो है वो हर कोई अपना अपना सच कहता है, ये भी एक सच है, दूसरी तरफ का आप भी कहते हैं कि आपका भी सच है, जवाब क्या है इसका? वेरी फ्रैंकली मुजम्मिल साहब उसको ज्यादा पॉलिटिसाइज करके, मेरा पॉइंट पॉलिटिसाइज करना नहीं था। अगर कल कोई चीज गलत थी तो वो आज भी गलत है। अगर खान साहब ने उस वक्त ये कहा था कि मेरी भी इनको इजाजत है, तो खान साहब की उस वक्त टेपिंग हुई है। आपको शायद याद हो खान साहब की और आजम खान की जो आपस में कॉन्वर्सेशन है वो उस वक्त की एजेंसी से टेप करके उसको पब्लिक किया था और वो खान साहब के अगेंस्ट साइफर के केस में उसको इस्तेमाल भी किया गया। हैविंग सेड दैट, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड ट्रस्ट मी इसमें मैं कोई पार्टिजन की बात नहीं कर रहा, एक चीज गलत है, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड एटलीस्ट। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कल गलत था, आज भी गलत है। आपके पास ना पाकिस्तान में किसी एजेंसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि आप मेरी ऑडियो कॉल सुने। देयर हैज टू बी प्रोसीजर। आपने तो आज ब्लैंकेट अप्रूवल एक कागज के साथ काबीना ने कहा जी इजाजत है 18 ग्रेड का ऑफिस और पाकिस्तान में किसी को भी दहशतगर्द। अब इस वक्त मैं जो कह रहा हूं तो इस वक्त आप मुझे दहशतगर्द बना के मेरा वीडियो ऑडियो कॉल लेकिन और अब्बास साहब जब जो था वो अनडिक्लेयर्ड था, जब वो ऐलान किए बगैर टैपिंग हो रही थी और अब जो है वो कह रहे हैं कि हम ये इजाजत लेके आपसे हम टैपिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि दोनों मौजूद है? हाँ, आप करें टेप। देखिए अगर प्रोसीजर पहले भी मौजूद था, मैंने आपको 2013 का फेयर ट्रायल का पूरा प्रोसीजर बनाया, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें। लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन से आपने क्या कर दिया है कि आपने पाकिस्तान में एक एजेंसी को एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी कि 18 ग्रेड का कोई भी वहां पे ऑफिसर बैठ के किसी की बात सुन ले। अब वो कैसे रैशनल जस्टिफाई करेगा कि वो जिसकी बात सुन रहा है वो कितना बड़ा दहशतगर्द है? अगर उसकी नजर में मैं दहशतगर्द हूं तो मैं भी सुनूंगा, अगर आसमा शिराजी दहशतगर्द है तो आपकी बात भी सुन सकता है। He does not have to rationalize it or justify to anybody, क्योंकि उसके बाद शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन आ चुका है। मेरा पॉइंट है इसमें कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई ना कोई एसओपी, कोई टीओआरस बना दे जिसकी वजह से कौम को यार पार्लियामेंट के अंदर इस बात पे क्यों? हाफिज साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जो अब्बास साहब कह रहे हैं कि मतलब इसका एक वे आउट तो निकालना पड़ेगा ना कि आप टैपिंग भी करते हैं, दहशतगर्दी भी इस मुल्क के अंदर हो रही है, जरूरत भी इस चीज की है, तो फिर क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये फैसला कैबिनेट ने किया है जी,
कैबिनेट ने किया है, जो इख्तियारात दिया गया है हमारे इंटेलिजेंस इदारों को फ़ोन ट्रैपिंग की और को ट्रेस करने की या वगैरह वगैरह मैसेजेस की, उनको इजाज़त दी गई है। मकसद क्या है? दहशत गर्दी का रास्ता रोकना। अब सवाल ये है कि 20 और 24 साल में हम दहशत गर्दी का रास्ता न रोक सके, आपके ख्याल में ये ऑडियो और व्हाट्सएप की टाइपिंग उनको ट्रेस करने के नतीजे में दहशत गर्दी का रास्ता रोक सकेंगे? तो मैं कुछ ऐसी मिसालें देता हूँ जो आंखों के सामने कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उसका रास्ता क्यों नहीं रोका गया? मसलन आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब हमला हुआ तो रिपोर्ट आज भी मौजूद है कि मेहरान सुजुकी में बड़े बाल वाले वेपन समेत आए थे। कैसे आए? किस रास्ते से आए? ज़मीन से निकले या आसमान से आए? और 3 महीने पहले मुसद्दिक मलिक साहब की हुकूमत थी उस ज़माने में, चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, पीटीआई की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की 2014 की बात है। और चौधरी निसार ने ख़ुद कहा, ऑन फ्लोर में ख़ुद बैठा था सेनेट में, उन्होंने कहा कि हमने 3-3.5 महीने पहले लेटर भिजवाया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया जा सकता है। क्यों रास्ता नहीं रोका गया? वो तो फिर देखा ना, नहीं वो तो फिर 9/11 भी हुआ। मेरे ख्याल में वो भी तो एक अमेरिका 9/11 के बारे में किसी को जस्टिफाई नहीं करी, मगर एक सवाल तो है, इसका जवाब हमें कोई दे दे। मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूँ। 9/11 का क्या उनको बाकायदा ऑफिशियली बताया गया था कि टावर पर हमले हो रहे हैं? अलर्ट दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ तो बाकायदा रिटर्न में दिया गया है, ऑफिशियली एक लेटर जाता है तमाम इदारों के पास प्रोविंस में, खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंस में, सूबे में। क्या रास्ता रोका गया? नहीं रोका गया। उसकी जिम्मेदारी जिसने कबूल की, उस ग्रुप की, उस तंजीम की, TTP था जो भी, उसका एक बंदा गिरफ्तार हुआ, वो किसकी कस्टडी में था और फिर वो कैसे चला गया? मगर ये बात सही है, अभी आ जाए, अभी लेकिन बात ये है कि उस वक्त की वहाँ सियासी हुकूमत भी थी ना, वहाँ पे उस वक्त ये इस पे APS वाला जो मामला है, उस वक्त आपकी बातें सारी दुरुस्त है। जाहिर है कि ये फेलियर्स हैं, बहुत सारी नाकामियां हैं जिसको हम तस्लीम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। मगर इस वक्त जो दहशतगर्दी की बात हो रही है हाफिज साहब, वो तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से आपका अपना ताल्लुक है। मेरी बात सुनिए, दहशतगर्दी आप अपने दिल पर हाथ रखे। दहशतगर्दी उस वक्त ज़्यादा थी, आज ज़्यादा है? नहीं, उस वक्त ऑफ कोर्स ज़्यादा थी ना, बिल्कुल उस वक्त ज़्यादा थी। उस वक्त आप क्यों ये फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश नहीं करते रहे? जब अफगानिस्तान में 16 कौंसल खाने इंडिया के एक्टिव थे, वहाँ ट्रेनिंग कैंप थे, तो आज क्यों? मैं वो बात में उनकी बात की हिमायत करता हूँ। आज अगर पेमलन की हुकूमत ना होती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती, PTI की हुकूमत होती, क्या पेमलन और पीपल्स पार्टी की स्टांस यही होता? मुसद्दिक साहब से पूछ क्या यही होता? मैं कहता हूँ नहीं होता, क्योंकि माजी में PTI की हुकूमत में ऐसी चीजें हुई जो PTI उनको सपोर्ट करती रही और PMLN उसकी मुखालफत करती रही। और आज PMLN में मौजूद है, वो कर रही है, और दूसरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए। एक चेहरा अपोजिशन में, चेहरा एक होना चाहिए, अपोजिशन में हो या आप हुकूमत में हो। उसूल होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों के ऊपर भी मैंने पूछना है, JUI ने भी कुछ उसूल वहाँ पे हाल किए हैं सर, जो आपने हलफनामा उसमें दिया है और अपना जो मंशूर दिया उसके ऊपर भी, और ये मामला जो है ये किस तरफ जाएगा ये बहुत अहम होगा जानना, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो नशिस्तों पे आज कार्रवाई हुई है, आइन और कानून के मुताबिक उसके असरात कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या होंगे, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुना आपने मुकदमा मुजम्मिल साहब, ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला है, इस पे आपको क्या लगता है? क्योंकि जो वाइंड अप किया है जिस तरह से, या कंक्लूजन उसका हुआ है, लगता नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलेंगी। आपकी राय क्या है? फिर मैं ऑन अब्बास साहब के पास जाती हूँ। देखें, डिवीजन बहुत वाज़ेह है। जजेस के रिमार्क्स ने उनकी सोच
और उनकी राय बिल्कुल क्लियर कर दी है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जजेस खामोशी से मुकदमा सुनते हैं और किसी को पता नहीं कि उनकी राय क्या है। हमारे जजेस तो वकला से ज़्यादा मुकदमे के दौरान बात करते हैं और इतने वकला दलाइल नहीं देते जितने हमारे जजेस रिमार्क्स देते हैं मुकदमे के दौरान। तो उससे जजेस की सोच सामने आ जाती है, उनकी थिंकिंग, उनकी राय और वो मुकदमे पे क्या राय रखते हैं। तो सबको समझ है कि कौन सा जज किस तरफ खड़ा है और किस जज की सीटों के हवाले से क्या राय है। मेरे ख्याल में जो 2-3 जज बहुत खामोश रहे हैं उन्हीं के वोट वाइटल हैं कि वो किस तरफ अपना वोट डालेंगे, जिन्होंने सबसे कम बात की है। और वो कौन-कौन से? 7-8 जजेस बहुत वोकल, जो 7-8 जजेस बहुत वोकल रहे हैं और 3-4 जजेस बहुत कम बोले हैं और उन्होंने बात की है। तो आप ज़रूर नाम लेकर फिर मुझे फंसाएंगी। सारी कौम को पता है कौन कम बोला है, कौन ज़्यादा बोला है, ठीक है ना। किस जज ने किस साइड से दलाइल ज़्यादा सुने हैं और किस जज को दूसरी साइड के दलाइल पसंद आए हैं। तो एवरीबडी नोज़ के मैं अब नाम लेना शुरू कर दूं कि कौन से जज की क्या राय है और उसका वोट किस तरफ होगा, तो फिर आप कहेंगे कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जजेस के फैसले को। पहले जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आजकल वैसे भी सहाफ़ियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस मिल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। 7-6 से हो जाए तो बहुत ही क्लोज होगा ये फैसला। ये मुशावरत के लिए वक्त मांगा गया है ना, मुशावरत के लिए, वरना तो ज़ाहिर फैसला महफूज करने हुआ है। अब ये पता नहीं कितना महफूज है किसके लिए। अगले एक आध दिन वो खामोश जजेस की वजह से ही महफूज है कि उनकी राय सामने आ जाए कि वो किधर है। बाकी सबकी राय तो सबको पता है। अब्बास साहब, आपको क्या लगता है इस मुकदमे के अंदर, क्योंकि जो हमने देखा है, जाहिर है कि जो सुना है कि जनरल नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आइन और कानून को देखा जाए जो कहा गया है अब तक, मुझे नहीं पता फैसला क्या होगा, उससे तो लगता है ऐसे है कि मुश्किल है। आपकी राय क्या है, अगर ऐसा होता है, आपके खिलाफ फैसला होता है, तो क्या सूरत हाल बन सकती है? वैसे तो अब ये इस वक्त सब जुडिस मैटर है, क्योंकि अब तक डिसीजन आया नहीं, तो मेरे ख्याल इस पे बात करना, जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा है कि थोड़ा सा इलीगल हो जाएगा, बट मैं कानूनी मुश्किलातियों में नहीं जाना चाहता। बट अगर सिर्फ ऑन द सर्फेस अगर बात की जाए तो क्या आप समझती नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई? इनिशियली जब ये जजमेंट चल रही थी तो उसमें एक जज साहब ने पूछा भी से कि इसका सारा सिरा जो है वो तो वहीं पे जाके मिलता कि अगर इलेक्शन से पहले हमारा बल्ले का निशान हमसे ना खींचा जाता उस जजमेंट के नतीजे में, तो आज शायद ये सिचुएशन क्रिएट ही ना होती। हम बल्ले पे लड़ते, हमारे 90-93 जिस तरीके से भी फॉर्म 47 के हवाले से इतनी कुछ करने के बावजूद जीत गए, तो उन 93 लोग अगर तहरीक इंसाफ पे बैठे होते तो रिजर्व सीट हमारी थी। लेकिन सेंटर साहब, आपके अपने लोगों ने कहा कि उनसे गलतियां हुई हैं। मसलन एक जैसे बाप पार्टी का कहा गया है, बाप पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, पार्लिमानी जमात थी ना, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। आप और मैंने आपको जैसे कहा, मैं डिटेल्स भी आई जस्ट गो ऑन द सरफेस कि अगर उस वक्त बल्ला होता और बल्ले पे हम सारे जीते तो क्या ये रिजर्व सीट हमारी होती या ना होती? और जितने लोग, अगर चले बल्ला नहीं है, जितने लोग ये आजाद जीते हैं, तो क्या ये तहरीक इंसाफ के नहीं है? अब ये उस वक्त आजाद जीते, इन्होंने फॉर्म में सुन्नी लिखा, इत्तेहाद लिखा, इन्होंने पीटीआई लिखा, इनकी वहां क्या कहते हैं, इनकी वो लोग आजाद लोग थे, इसलिए इनको सुन्नी इत्तेहाद का बंदा लड़ा कोई नहीं है, इसलिए नहीं मिल सकते। तो क्या आप ये समझती हैं कि जिन लोगों ने, जिनको सीटें दी जा रही है, क्या ये वो डिजर्व करते? मतलब मुस्लिम लीग नून की अपनी अगर 100 सीटें हैं तो उनको 25 खवातीन मिल चुकी हैं। लेकिन उन्होंने तो कानून को देखना है ना सर, उन्होंने ये तो नहीं देखना कि कौन। सेंटर साहब आपकी देखिए नहीं, ख्वाहिश पे तो नहीं फैसला होगा, ये तो आइन और कानून के मुताबिक होगा। आइन और कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी जमात अगर इलेक्शन लड़ती है तो उसको आना है ना आगे सीटों के लिए। आसमा बीबी, मैं ठीक और गलत की बात कर रहा हूँ, मुझे कानून की समझ नहीं लगती। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये राइट एक इंसानियत कहते हैं, एक एथिकली, एक ऑल बाय ऑल कि जो कहते हैं ना, एक एथिकल कोड के तहत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद लोग जो सक्सुन्नी इत्तेहाद के हैं, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है, ये खान साहब की रिप्रेजेंटेशन है, ये उनका राइट बनता है। अब कानून में कौन सी चीज उधर से इधर से कान पकड़ा जा रहा है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। तो आप ये क्या समझती हैं कि अगर हमें नहीं मिलनी चाहिए तो क्या नून लीग को मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, ये तो अब अदालत फैसला करेगी। लेकिन ये तो जैसे मैं यही बात, ये हाफिज साहब ये बात देखें ना, जैसे आपको भी कुछ मिली है, मसलन आपके यहाँ तो गैर मुस्लिमों की भी नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर आप उनको भी नहीं मिल सकती ना, आपके यहाँ तो है मंशूर के अंदर या आइन के अंदर आपके, ऐसा ही है ना सर? क्या है फिर? देखिए, हमारे मंशूर में
बाकायदा अक़लियतों की विंग है, मज़दूरों की विंग है, किसान की है, ख़वातीन की है। जब अक़लियतों की विंग है उसकी बाकायदा मंबरसाजी होती है तो फिर आसिया नासिर आपको याद होगा, अक़लियतों की थी वो तकरीबन 10-15 साल वो MNA रही, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रही। बलूचिस्तान की असम्बली में तकरीबन 10-15 साल हिंदू बिरादरी से जयप्रकाश हमारे MPA भी रहे और वज़ीर भी रहे। सीनेट में 2012 से लेकर 15 तक हमारे सेनेटर हेमंत दास हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ था, वो सेनेटर रहे JUI से। तो लिहाजा हमारी पार्टी में ये कदगन नहीं है। जहाँ तक मखसूस नशिस्तों की बात है, अभी मिली है मखसूस नशिस्तें आपको? अभी तो मिली है ना। हाँ। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी जी। अभी सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है। एक फैसला इलेक्शन कमीशन का था, वो भी कहते हैं कि मैंने कानून के मुताबिक फैसला किया है। दूसरा पेशावर कोर्ट ने भी एक फैसला किया था, उसके खिलाफ लोग इधर आए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे, लार्जर बेंच है या फुल कोर्ट है वो समाअत कर रही है, वो क्या फैसला देगी, जो फैसला वो देंगे हमें कबूल है, जो भी फैसला। यानी अगर फिर जो आपको मिली है आप समझते हैं कि ये गलत मिली है, आपका स्टांस क्या है? क्योंकि आपका स्टांस PTI कहती है, हमें अफसोस हुआ कि JUI ने ये हमारे स्टांस से मुख्तलिफ बात की है। मेरे ख्याल में मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, PTI दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आपने ये गलती की कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। आपको सोचना चाहिए था कि हम किस पार्टी को ज्वाइन करें जिसकी एक लिस्ट मौजूद हो इलेक्शन कमीशन, और उस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया है। तो इसलिए ये पहले उस गलती की इस्लाह करे। बाकी अगर कानून ने हमें दिया है या सुप्रीम कोर्ट हमें दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं और आपकी स्ट्रीम में कोई इतराज़ करे कि क्यों दे रहे हैं तो इसका इतराज़ बनता है। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसीलिए अप्रूव किया, उस वक्त बहुत सारे पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला किया है। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला इनके हक में करता है तो फबिहा करे इनके हक में फैसला, अगर फ़र्ज करे वो इनके खिलाफ फैसला करते हैं तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा अगर इनके खिलाफ फैसला आता है या ये सीटें किसी और को भी नहीं मिलती और इनको भी नहीं मिलती तो आपको नहीं लगता सेनेट के हवाले से? ना मिले मुझे क्या है, ना मिले। सीनेट के इंतखाबात तो वैसे बगैर खैबर पख्तूनख्वा के हुए हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी इस इलेक्शन सीनेट के इलेक्शन में तो सीनेट में नहीं है। आप कह सकते हैं कि आईनी तौर पर सीनेट मुकम्मल नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो जब सीनेट मुकम्मल नहीं है तो फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में आपकी राय क्या है? क्या वो वाकई एक आईनी हैसियत से आए हुए हैं उनका इंतखाब? क्योंकि सीनेट मुकम्मल ही नहीं है, ऐवान मुकम्मल ही नहीं है। इसी तरह ये सवालात कौमी असम्बली पर भी उठ सकते हैं। तो ये सवालात पर कानून ने रास्ता देना होगा या आईन ने देना होगा। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हज़रात क्या फ़ैसला करते हैं। ये तो फिर जो कानून और आईन के माहिरीन ने उस पर भी राय दे सकते हैं, पहले फैसला आ जाए कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसके सियासी असरात क्या होंगे? मेरे ख्याल में बेशक बाज़ पार्टियों के पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, बाज़ के लिए अच्छे होंगे, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इसके मस्बत असरात नहीं होंगे। मुज़म्मिल साहब आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए ना, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलती, बाकियों को भी नहीं मिलती, हाउस तो नामुकम्मल होगा, और अगर हाउस नामुकम्मल होगा, सेनेट नामुकम्मल होगी, तो फिर ये पार्लिमानी निज़ाम कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, ये तो नहीं हो सकता किसी को ना मिले, वो तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास कौमी असम्बली और सेनेट की नशिस्तें कम करने का अख्तियार ही नहीं है। वो तो नशिस्तों की तादाद आइन में लिखी हुई है कि कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तें होंगी, सेनेट की इतनी नशिस्तें होंगी। कोई जुडिशल ऑर्डर कौमी असम्बली और सेनेट की नशिस्तों की तादाद तो कम नहीं कर सकता। हमारे फुल कोर्ट के पास नया आइन लिखने का अख्तियार तो नहीं है, ना आइन में तरमीम करने का अख्तियार है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ना उनको मिले ना उनको मिले। वो तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। हो ही नहीं सकता, या इनको मिलेंगी या उनको मिलेंगी। एक को मिलनी जरूरी है क्योंकि हाउस मुकम्मल ही तब होगा और कौमी असम्बली के अरकान की तादाद ही और सेनेट की जैसे आप आर्गुमेंट मैं उसको तो सिद्दीकी साहब के वो कह रहे थे कि अगर नहीं मिलती इनको, हमें नहीं मिलती, तो फिर इनको भी ना मिले। जो पिछली उनके दलाइल थे तो किसी को भी ना मिले। आइन तो ये नहीं कह रहा, इस सूरत हाल का भी आइन के अंदर कोई तस्करा नहीं है जो इस वक्त पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, कोई सूरत हाल नहीं पैदा हुई है। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये एक ऐसे बच्चों का है जिसके वालिद ने कोई जुर्म किया है और उसे सज़ा हो गई है, और बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमारे वालिद को सज़ा ना होती तो आज हमारी परवरिश बहुत अच्छी हो सकती थी। वो ये नहीं बता रहे कि हमारे वालिद ने एक जुर्म किया था, हमारी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे, एक साल का वक्त लेकर नहीं कराए थे,
पाकिस्तान के कानून को मजाक बनाया था, बतौर वज़ीर आज़म 1 साल का वक्त लिया और नहीं कराए, तो उसकी सज़ा उनको मिली है। वो ये नहीं बता रहे कि हमारे साथ जो सलूक हुआ है वो कोई कानून तोड़ने और जुर्म करने की बुनियाद पे हुआ है। ये जो बच्चे रो रहे हैं, इनके वालिद ने कानून तोड़ा है तो वो सज़ा काटी, और बच्चे रो रहे हैं कि हमारे वालिद ने हमें बुरा कर दिया, फांसी हो गई वालिद को। तो अगर कानून ना तोड़ते, जुर्म ना करते, बर वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते तो कोई मसला नहीं होना था। अपने कानून तोड़ने को अपनी मासूमियत नहीं आप बता सकते कि हम बड़े मासूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो गया है, हमारे अब्बू को सजा हो गई है। मगर पहले बल्ले वाला जो था उसने जाहिर है कि वो किया तो उनको डेंट पड़ा इसके ऊपर। बिल्कुल, मैं मजीद भी बात करती हूँ, ऑन अब्बास साहब से भी इस पे जवाब लूँगी, और साथ ही साथ में इंसदाद दहशत गर्दी की इमरान खान साहब के 3 ज़मानतें, आज जो महफूज फ़ैसला था वो अब गैर महफूज हुआ है और 3 ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं। ये किस चीज़ की पेशबंदी है? क्या रिहाई मुमकिन हो सकेगी अगर इद्दत केस में उनका फ़ैसला हो जाता है? तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑन अब्बास साहब, आज 3 ज़मानतें इमरान खान साहब की मनसूख हुई हैं और जाहिर है कि उनकी कहा जा रहा है कि इद्दत वाला फ़ैसला जो है अगर वो आ जाता है उनके हक़ में तो उसके बाद उनकी कोई भी यानी वो बाहर आ सकते थे, रिहा हो सकते थे। तो अब ये जो मनसूख हुई हैं ज़मानतें, तो ये समझा जाए कि अब वो फिर उनकी रिहाई का इम्कान नहीं है? देखिए, हम इतने ज़्यादा खुशफहमी मुब्तला कभी भी नहीं थे। हमें अंदाज़ा है और आप सब समझते हैं ये केसेस कोई सच्चाई की बुनियाद पर तो खड़े नहीं हैं। सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, चाहे इद्दत हो, साइफर से वो निकल चुके हैं। इद्दत का केस 11 जुलाई तक आ, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि वो भी फैसला हो जाएगा। अल कादिर के ऊपर दिन रात कोशिश की जा रही कि सीधा खान साहब को बुक कर दिया जाए इससे पहले कि वो इसमें इद्दत में से बाहर निकल आए। तो ऑब्वियसली ये एक बैकअप प्लान नजर आ रहा है कि 9 मई में जिना केस में खान साहब कर दिया। अभी तो 180 से ज्यादा केसेस मौजूद हैं। तो अगर ये 2 या 3 जिना उसके ना भी होते तो फिर मियाँ वाली भी होता, फिर सरगोदा होता, फिर शायद मुल्तान भी होता। वो तो बहुत सारे मौजूद हैं। सो दे विल नॉट लेट इट आउट। और इसकी अगर आप प्रेडिक्शन देखें तो जब इस्लामाबाद में वो जलसा कैंसिल हुआ NOC का, मैं हैरान हूँ। खान साहब पटियाला में बैठे हैं, ठीक है, किसी को सबको पता था खान उस जो तरनौल पे जलसा वहां पे नहीं तशरीफ ला रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान से जिस तरह की मूवमेंट स्टार्ट हुई, पीपल फेल्ट कि हमारे वहां जाने से खान आजाद हो जाए। सो पाकिस्तान में जो एक मोहब्बत खान के लिए, उसकी आजादी के लिए चल रही, वो दिन दिन बढ़ती जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, खान इज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो तो एक लेगेसी बनता जा रहा है। आई मीन, मैं तो समझ रहा था कि शायद ये चीजें जो है ना हमारे अगेंस्ट जा रही है, ये तो हमें सूट करती जा रही है। सो मुझे कभी भी इतना मैं खुशफहम नहीं था कि हो जाएगा और खान साहब बाहर निकल आएंगे। ये दे विल कीप ऑन बुकिंग इट कि कब तक जो है ना, जब तक खान टूट नहीं जाता। एंड आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट जो हमारी ओपोनेंट साइड है, एंड दे आर वेरी अनलकी पीपल कि जो खान को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो इद्दत जैसे तो केस फिर खान साहब जो है वो भूख हड़ताल तो नहीं करेंगे ना? भूख हड़ताल तो नहीं करेंगे फिर वो? अच्छा, भूख हड़ताल जब खान साहब करेंगे तो पूरी कौम करेगी। एंड वेरी फ्रैंकली, खान साहब की भूख हड़ताल का मतलब ये होगा कि वो वहां पे भूख हड़ताल करेंगे और हम सड़कों पे होंगे। एंड मैं बार बार ये कह रहा हूं कि खान साहब की अगर भूख हड़ताल शुरू होगी और उन्होंने कह दिया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए इंडिकेशन नहीं कि हमने सड़क पे निकलना है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज और इवन टू थिंक कि उसकी सेहत को या उसको कोई ऐसी तकलीफ हो। हम इतने उससे ज्यादा अटैच है और मुझसे ज्यादा पाकिस्तान की अवाम अटैच होगी। और मैं एक और प्रेडिक्शन देता हूँ, दिस जुलाई एंड अगस्त ये पूरे पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो लाइक इट। अगर खान किसी टाइम पे ऐलान कर दे कि मैं भूख हड़ताल जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज दे आर बीइंग अनफेयर, अच्छा, यू डोंट नो कि यहाँ होने क्या वाला है। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है, एक तो ये जो 3 केसेस हैं ये इसकी क्या, क्योंकि कल जो हमने देखा डिजिटल दहशतगर्दी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पे बात हुई है, फिर आज अमेरिका के जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। अब ये 3 ज़मानतें मनसूख हो गई, तो क्या लगता है आपको कि ये खान साहब के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी? एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं और अपोजिशन के जलसे होते हैं, ये हुकूमत की इजाज़त के मोहताज नहीं होते।
हुकूमत कभी प्लेट में रख के इजाज़तनामा नहीं देती कि आप हमारे ख़िलाफ़ तहरीक चला लें और हमारे ख़िलाफ़ जलसे कर लें, आपको बहुत वेलकम है। वो तो उसी सूरत में होता है जब इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आपके सर पे हो। तो वो अब नहीं है। अगर जलसा तरनौल में 10-20 हज़ार लोग पहुंच जाते तो कौन कैंसिल कर सकता था एनओसी? अगर वहाँ 20 हज़ार लोग मौजूद होते तो किसी एनओसी के कैंसिल होने की क्या वक़्त थी? वो लोगों को अगर वहाँ लोकली सुबह से 10-20 हज़ार लोग पहुंच गए होते, क़यादत ना भी होती तो जलसा हो जाता। हमने कई जलसे देखे हैं। मनसूख तो किया गया ना। अब ये भी अगर ये भी होता कि हो रहा है तो फिर भी लोग पहुंच जाते। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में मरियम नवाज का मुल्तान में जलसा था, इन्होंने कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन, स्टेडियम में पानी छोड़ दिया, पुलिस लगा दी, आसफा और मरियम ने सड़क पे जलसा कर दिया। कोई ज़रूरत ही नहीं थी ना स्टेडियम की, ना माइक की, ना किसी चीज़ की। ऑपोजिशन को इन चीज़ों की मोहताज होती है जब लोग मौजूद हों कि जी हमें इजाज़त या एनओसी की ज़रूरत है। अब ये जो 3 केसेस मंसूख हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 3 जमानतें मंसूख हुई हैं, अब खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी और 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है वो बुक्ड रहेंगे। ये इसकी पेशबंदी है कि उनकी गिरफ्तारी है? ट्रायल होगा। नहीं, किसी को भी शक नहीं था कि उनका 9 मई के मुकदमात में ट्रायल नहीं होगा। उनका 9 मई के मुकदमात में बाकायदा ट्रायल होगा और उस ट्रायल के नतीजे में वो बरी होते हैं या सज़ा होती है ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन 9 मई के जो मुद्दई हैं और जो 9 मई को अपने ऊपर हमला समझते हैं, वो खान साहब को अपना प्राइमरी मुल्ज़िम समझते हैं 9 मई में, और वो उनका ट्रायल करना। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं हाफिज साहब पे कंक्लूड करूं। छोटी सी करेक्शन कर दूं। हमारे दौर में भी ऑपोजिशन ने जलसे जुलूस किए थे, सब में एनओसी दिया था। मौलाना फजल रहमतुल्लाह साहब सामने गवाह बैठे हैं कि मौलाना साहब जब कश्मीर हाईवे पे आए थे तो हमने इजाजत दी, को कहा था कश्मीर हाईवे का जो सर्विस एरिया है, जो मेट्रो वाली लाइन है, हमने कहा जी आप इधर बैठ जाए ताकि लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जितने दिन बैठना चाहें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डी चौक पे तशरीफ लेके आए थे। मरियम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब के अंदर जलसे किए थे, गुजरांवाला का जलसा, लाहौर का, मुल्तान की जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं, इन्होंने एक ग्राउंड सिलेक्ट किया था जो मुमताजाबाद, जो मुल्तान को जानते हैं, मुमताजाबाद की परली साइड पे एक फुटबॉल ग्राउंड था, इत्तफाकन वहां पानी था। उस वक्त भी डीसी ने कहा था कि आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में आ गए, तो मुल्तान की मुस्लिम लीग नून ने कहा था वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसको भरना मुश्किल हो जाएगा, हम ये सड़क पे कर लेते हैं। अच्छा, तो वो भी उनकी चॉइस। सही है, नहीं इजाजत तो बिल्कुल जाहिर है कि ये तो रोकी नहीं जा सकती, आइन के तहत इजाजत मिलनी चाहिए। मगर हाफिज साहब, खान साहब की रिहाई और ये जो मामलात है एहतजाजी तहरीक, ठीक, ये कहाँ तक आपको नजर आता है कि कामयाब होगी एहतजाजी तहरीक? पहले तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि जमहूरी और सियासी तौर पर और आइन का तकाजा है कि किसी भी तहरीक का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अगर आप तहरीक का रास्ता रोकेंगे, इससे आप न किसी सियासी पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, न किसी सियासी क़यादत को ख़त्म कर सकते हैं। इसकी मिसालें तारीख़ में मौजूद हैं। भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, ज़िया-उल-हक ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज पीपल्स पार्टी रोल कर रही है, लेकिन जनरल ज़िया साहब नहीं है। यही कुछ आपको याद होगा, जनरल मुशर्रफ कहा कि बेनज़ीर भी सिक्योरिटी रिस्क है, नवाज शरीफ भी सिक्योरिटी रिस्क है, दोनों पार्टियां रोल कर रही है, लेकिन मुशर्रफ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बात यह है कि तहरीक चलाना हर पार्टी का जमहूरी हक है और उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर इजाज़त लेना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कानून के सामने सरेंडर है, तो फिर आप इजाज़त क्यों नहीं लेते हैं? अगर वो इजाज़त नहीं लेते हैं फिर करते हैं, फिर तो आप करते हैं कि ये गुंडागर्दी है, इनकी तहरीक में शामिल नहीं होंगे। वो फिर कहा जाता है कि इजाज़त नहीं, फिर ये गुंडागर्दी है। जहाँ तक हमारा शामिल होना, हमने फैसला किया है कि हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, जब ये खुद तनहा ये तहरीक चलाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। JUIF ने फैसला किया है और ताहाल तहरीक इंसाफ के साथ इस मामले के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं है। फिर ये तहरीक कैसे चलेगी जब सब अलग अलग अपनी तहरीक जो है वो चलाएंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए। बहरहाल ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें अगर लोगों के अवाम के जज्बात का इजहार ना हुआ तो ऑफ कोर्स सियासी जमातों के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।